हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन को डिस्कस करेंगे। अर्लियर वीडियो में हमने सिर्फ प्लेन सेडिमेंटेशन पढ़ा है। इस वीडियो में हम सेडिमेंटेशन कोगुलेशन के साथ कैसे करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, जब भी हम सेडिमेंटेशन करते हैं तो क्या होता है, जो हम पानी है उसको सेडिमेंटेशन टैंक में रख देते हैं और ये एज्यूम करते हैं कि पानी को जो टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स। सो इस तरीके से प्लेन सेडिमेंटेशन वर्क करता है। इसमें हम पानी को रोक के रख लेते हैं विथ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ द डिटेंशन टाइम। सो इसमें क्या होता है, जो हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो सेटल हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जब वेरी फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे, जो बहुत ज़्यादा छोटे सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे, वो क्या है, वो इसमें सेटल नहीं हो पाएंगे सेडिमेंटेशन टैंक में। सो इसीलिए हम यूज़ करेंगे कोगुलेंट। सो कोगुलेंट्स का हम यूज़ करके फिर हम सेडिमेंटेशन कराएंगे। सो कोगुलेशन इज़ डन बेसिकली फॉर फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स जो कि सेटल नहीं हो पाते प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में, और कोलाइडल सॉलिड्स के लिए ये किया जाता है। सो इसमें हम सर्टेन केमिकल्स को ऐड करते हैं ताकि ये जो वेरी फाइन पार्टिकल्स हैं ये अपने आप तो सेटल नहीं हो सकते। सो इसीलिए ये पार्टिकल्स को वेट को बढ़ाने के लिए हम सर्टेन केमिकल्स का एडिशन करते हैं ताकि ये हैवी हो जाएं और फिर ये सेटल डाउन हो जाएं। सो सर्टेन जो केमिकल्स ऐड किए जाते हैं वो कहलाते हैं कोगुलेंट्स। और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम एडिशन करते हैं केमिकल्स का वाटर में, वो कहलाता है कोगुलेशन। सो कोगुलेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम कोगुलेंट्स का ऐड करके वो जो वेरी फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो एडहेयर हो जाते हैं एक दूसरे से और उनकी वेट बढ़ जाती है, फिर वो सेटल डाउन हो जाते हैं। सो ये एक मैकेनिज़्म है जिसमें क्या होता है, ये जो हमारा सेडिमेंटेशन टैंक है इसमें वाटर फिल है, तो इसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं उनमें चार्जेस रहता है वाटर के भी पार्टिकल्स में। सो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हमारे यहाँ प्रेजेंट रहेंगे उनका डिस्टेबलाइजेशन करेंगे। जनरली जो भी पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं वो स्टेबल रहते हैं। सो हम उनको सबसे पहले डिस्टेबलाइज कर देंगे, मीन्स अलग अलग कर देंगे। फिर उसके बाद एग्लोमेरेशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स, फिर उसके बाद हम एक ही कैटेगरी के पार्टिकल्स को इकट्ठा करेंगे, एग्लोमेट करेंगे एक साथ, उसको इकट्ठा करके फिर उसको हम सेटल डाउन कराएंगे। सो ये बेसिकली द फंक्शन है किस तरीके से हम कोलाइडल पार्टिकल्स को एग्रीगेट कर सकते हैं। सो एग्रीगेट करने के लिए हम लोग को ये करना पड़ेगा, पहले डिस्टेबलाइजेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद एग्लोमेरेशन करना पड़ेगा। नाउ अब ये जो हमारा कोगुलेशन प्रोसेस है इसका मैकेनिज्म क्या होता है, मीन्स किस तरीके से हमारा कोगुलेशन प्रोसीड होता है। नाउ मैकेनिज्म क्या होता है कोगुलेशन का। सो कोगुलेशन में जनरली यहाँ 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है आयनिक लेयर कंप्रेशन, सेकेंड होता है एड्सॉर्प्शन एंड चार्ज न्यूट्रलाइजेशन, थर्ड होता है स्वीप कोगुलेशन, फोर्थ होता है इंटर पार्टिकल ब्रिजिंग। सो इसको हम देख लेते हैं ये क्या होता है, इनमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट है हमारा आयनिक लेयर कंप्रेशन। सो इसमें क्या होता है, वाटर जो होता है उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। सो व्हाट दे ट्राई टू डू, दे ट्राई टू रिड्यूस द रिपल्सिव फोर्स। सो जो फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स और कोलाइडल सॉलिड्स के बीच जो रिपल्सिव फोर्स होता है, सो ये कोशिश करते हैं कि उस फोर्स को ये रिड्यूस करें। अगर जो कंसंट्रेशन है आयंस का वाटर में वो ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा देर तक उस रिपल्सिव फोर्स को रिड्यूस करता है। इससे क्या होता है, वो कंप्रेस कर देता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को और इससे वंडरवॉल फोर्स डेवलप होता है कंप्रेशन से। वंडरवॉल फोर्स डेवलप होगा। सो बिकॉज ऑफ दैट जो रिपल्सिव फोर्स था चार्जेस के बीच में, दो चार्जेस जो पहले एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे वो अब अट्रैक्ट करने लगेंगे बिकॉज ऑफ दिस वंडरवॉल फोर्सेस। फिर वो पार्टिकल्स एग्लोमेरेट हो जाएंगे और वो पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे, जिसे हम बाद में सेडिमेंटेशन टैंक में रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एड्सॉर्प्शन एंड चार्ज न्यूट्रलाइजेशन। अगर हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जिसमें Al3+ और SO4 है, सो अगर ये SO4 प्रेजेंट है तो ये या तो ऐसे ही रहेगा या तो वो Na+ या Mg2- कंबाइन हो जाएगा SO4 बट ये अगर प्रेजेंट है Al3+ वाटर में अगर प्रेजेंट है
तो ये तुरंत वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये एक एक्वा मेटालिक कैटायन फॉर्म करेगा। सो ये कॉम्प्लेक्स कैटायंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स कैटायंस को फॉर्म करेगा, जैसे कि हमारा हो गया Al7OH17 4+। सो ऐसे टाइप के कैटायंस का ये फॉर्मेशन करेगा। सो ये जो कैटायंस होते हैं इनके पास एफिनिटी होती है कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं और उनके सरफेस के ऊपर जाके ये बैठ जाते हैं, जिससे क्या होता है जो नेगेटिवली चार्ज्ड थे वो पॉजिटिवली चार्ज के साथ अटैच हो जाते हैं और उनका चार्ज न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। सो ये हाईली पॉजिटिव आयंस हैं 4+। सो इसकी एफिनिटी होती है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की तरफ, तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के साथ अट्रैक्ट होके चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं और फिर एग्लोमेरेट होके पार्टिकल्स को डिस्टेबलाइज कर देते हैं और फिर वो सेटल हो जाते हैं। सो एक चीज़ और हमको देखनी चाहिए कि पानी में एक्सेसिव पॉजिटिव आयंस नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा है तो वो भी रिपल्सिव फोर्स की तरह ही एक्ट करेंगे। सो अप टू एक लिमिट पॉजिटिव चार्ज पानी में होना सही है, बट अगर आप कोगुलेंट्स ऐड करते हो और पॉजिटिव चार्ज एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो वो पार्टिकल्स एग्लोमेरेट नहीं होंगे और डिस्टेबलाइज भी नहीं होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं स्वीप कोगुलेशन। सो जब ये कंपाउंड यानी कि AlOH थ्राइस जब पानी में रहेगा तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ये कब आ सकता है? जब अगर हमने पानी में एलम डाला है तो ये प्रेजेंट हो सकता है, तो ये प्रेसिपिटेट होगा। तो ये क्या है? ये एक टाइप का स्टिकी जिलेटिनस प्रेसिपिटेट होता है। सो जब भी हम पानी में एलम डालते हैं तो उससे क्या होता है? एक स्टिकी जिलेटिनस प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जो कि है AlOH थ्राइस। इससे क्या होता है? जितने भी फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं उनको अपने साथ अटैच कर लेता है, जिसके कारण इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और ये नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और उसके बाद उसको हम स्वीप आउट कर देते हैं, मीन्स झाड़ू लगा के हटा देते हैं, मीन्स उस पार्टिकल्स को हम वहाँ से हटा देते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस प्रेसिपिटेट वी कैन रिमूव मैक्सिमम 5 सस्पेंडेड सॉलिड्स फ्रॉम वाटर। नेक्स्ट इज इंटर पार्टिकल ब्रिजिंग। सो वाटर में अगर इस टाइप के कंपाउंड प्रेजेंट हैं Al7OH17 4+, अगर इस टाइप का कंपाउंड प्रेजेंट है वाटर में, सो इनके ऊपर क्या होता है? जो कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ हैं वो अटैच हो जाती हैं। कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ इनके ऊपर आके अटैच होंगी, या जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होंगे उनके ऊपर अटैच हो जाएंगी। सो उसमें क्या होता है? जो फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं या कोलाइडल सॉलिड्स हैं वो अटैच हो जाती हैं। सो अटैच होने के बाद देन ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। सो कोगुलेशन में हमारा बेसिकली मेन पर्पस ये होता है जो हमारा फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स या कोलाइडल सॉलिड्स हैं उनको एग्लोमेरेट करा के सेटल डाउन कराना। ना कोगुलेशन करने के लिए हम कुछ कॉमन कोगुलेंट्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट है हमारा एलम यानी कि फिटकरी, सेकेंड है हमारा हाइड्रेटेड कॉपरास, थर्ड है क्लोरिनेटेड कॉपरास, फोर्थ है सोडियम एल्यूमिनेट एंड फिफ्थ है हमारा लाइम। सो ये डिफरेंट पर्पस और इनका डिफरेंट फंक्शनैलिटी होती है। सो इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं कौन कौन सा पर्पस ये फुलफ़िल करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोगुलेंट से, दैट इज़ एलम, दैट इज़ वाइडली यूज्ड, मतलब फिटकरी। सो फर्स्ट है हमारा एलम। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Al2SO4 थ्राइस .18H2O। सो ये जो है ये वर्क करता है एल्कनिटी में। बेसिकली जो एलम है वो एल्कनिटी में वर्क करेगा और एसिडिक में वर्क नहीं कर पाता है। एसिडिक एनवायरनमेंट अगर प्रेजेंट है तो ये उसमें वर्क नहीं कर पाता। सो अगर वाटर एल्कलाइन नहीं है तो हम लाइम का एडिशन करेंगे ताकि पानी एल्कलाइन हो जाए। सो जो लाइम है वो इम्पार्ट करता है एल्कनिटी टू वाटर। सो व्हेन दिस एलम रिएक्ट विथ टेम्पररी हार्डनेस, दैट इज calcium, this is calcium hydrogen carbonate. So when it reacts, it lead to the formation of aluminium hydroxide plus calcium sulfate plus carbon dioxide plus water. So this is alum. When this react with temporary hardness, it forms permanent hardness एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होगा। सो दिस इज बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी
It gives aluminium hydroxide. It is generally a flock. And calcium sulfate, which is permanent hardness. And this carbon dioxide causes corrosion in pipelines and the water. So for numerical point of view, you can see when calcium carbonate reacts with water, it leads to the formation of calcium hydrogen carbonate. So from this equation you can see 1 mole of alum gives 3 mole of bicarbonate alkalinity, right? So it gives 3 mole of bicarbonate alkalinity, and from this equation you can see 3 moles of calcium carbonate gives 3 moles of bicarbonate alkalinity. So from these two equations you can say that 1 mole of alum gives 3 mole of alkalinity as CaCO3. If we combine these two equations, and these two equations come from these two equations, so you can say that 1 mole of alum gives 3 mole of alkalinity as CaCO3. So the advantage of using alum is that it removes color, odor and bad taste. So this is the advantage of using alum. And mostly it is economical also, and the flock is produced at a rapid rate. So precipitate form होता है तो ये produce होता है rapid rate में, means aluminium hydroxide ये बहुत rapidly form होता है. So disadvantage of using alum is that it gives the formation of carbon dioxide. So उस वजह से क्या होता है, corrosion होता है pipelines का. So this is the disadvantage of using alum. एंड द नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है हमारा कि हमको परमानेंट हार्डनेस भी ऑब्टेन होती है, दैट इज CaSO4. सो एलम को यूज़ करने से परमानेंट हार्डनेस भी आ जाती है. सो परमानेंट हार्डनेस ये हमारे लिए अच्छा नहीं है. सो ये इसका एक डिसएडवांटेज है. और जो इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है दैट इज एलम हाइड्रोक्साइड. सो ये जो फ्लॉक का फॉर्मेशन होता है रैपिड रेट में, ये कई बार क्या होता है, नेक्स्ट जब हम ट्रीटमेंट करते हैं फिल्ट्रेशन, तो उसके लिए ये हिंडर करता है उसके परफॉर्मेंस को. सो इसीलिए इसके कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस हैं ऑफ यूजिंग एलम. नेक्स्ट हमारा कोगुलेंट है हाइड्रेटेड कॉपरस. सो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O. सो ये जो है ये वर्क करता है जब pH 8.5 से ज़्यादा हो, 8.5 या उससे ज़्यादा हो, ये तभी वर्क करता है. और जो हाइड्रेटेड कॉपरास होते हैं ये कलर को रिमूव नहीं करते. सो इट डज नॉट रिमूव्स कलर. सो यहाँ पे कलर क्रॉस दिया है. सो इसीलिए जब हम इस pH में वर्क करेंगे तो लाइम इज इम्पॉर्टेंट. लाइम का प्रेजेंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. सो एडिशन ऑफ लाइम इज इम्पॉर्टेंट ताकि ये अच्छे से वर्क कर पाए. सो एज कंपेरिजन टू एलम, जो ये हाइड्रेटेड कॉपरास होते हैं ये चीप भी होते हैं. सो जब हम ये केमिकल ऐड करते हैं तो ये किस तरीके से वर्कआउट करता है सेडिमेंटेशन टैंक में वो हम देखेंगे. सो ये इसका हम मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं. सो ये हमारा हाइड्रेटेड कॉपरास, इसको हम लाइम से एडिशन कराएंगे क्योंकि ये जो हाइड्रेटेड कॉपरास है ये pH 8.5 और उससे अबव में वर्क करता है. इसीलिए पहले हम लाइम का एडिशन कर लेंगे हाइड्रेटेड कॉपरास के साथ. सो ये हमारे को देता है कैल्शियम सल्फेट, फेरस हाइड्रोक्साइड और वाटर. सो अगर हमारे पानी में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट है, ये रिएक्ट होगा उससे और देगा फेरस हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट और वाटर. फिर ये जो फेरस हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसको हम फिर से रिएक्ट कराएंगे लाइम से, तो हमको ऑब्टेन होगा फेरस हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर. सिमिलरली जो हमारा फेरस हाइड्रोक्साइड है उसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, सो हमको ऑब्टेन होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड जो कि एक प्रेसिपिटेट होता है. सो बेसिकली इसमें क्या होता है, जब हम हाइड्रेटेड कॉपरास का एडिशन करते हैं तो टेम्परेरी हार्डनेस जो वाटर में प्रेजेंट होती है वो रिएक्ट करके फेरस हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होती है. फिर उसके बाद फेरस हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, उसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जो कि है फेरिक हाइड्रोक्साइड. सो ये जो प्रेसिपिटेट है वो सेटल हो जाएगा, जो भी फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो सेटल हो जाएंगे. सो जिसको हम बाद में सेडिमेंटेशन टैंक से रिमूव कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा कोगुलेंट क्लोरीनेटेड कॉपरास. सो एज द नेम सजेस्ट क्लोरीनेटेड मीन्स जो कॉपरास है उसमें क्लोरीन का एडिशन होगा, क्लोरीनेटेड कॉपरास. सो जो हमारा हाइड्रेटेड कॉपरास है FeSO4.7H2O, इसमें जब हमने क्लोरीन ऐड किया
सो हमारा जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ Fe2SO4 थ्राइस प्लस FeCl3, सो ये कंपाउंड हमारा कहलाता है क्लोरीनेटेड कॉपरस। सो सिमिलरली जब हमारा Fe2SO4 थ्राइस इसको हम रिएक्ट कराएंगे टेम्पररी हार्डनेस जो कि वाटर में प्रेजेंट है, तो फॉर्म्ड होगा हमारा फेरस हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, सो जिससे कोलाइडल पार्टिकल्स या कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ हैं वो अटैच होके सेटल हो जाती हैं। सो इसका एडवांटेजेस क्या है एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रेटेड कॉपरस कि ये कलर को भी रिमूव करता है, रिमूव्स कलर। जो हमारा हाइड्रेटेड कॉपर था वो कलर को रिमूव नहीं करता था, मगर ये कलर को रिमूव करता है बिकॉज ऑफ द क्लोरीन। सो इसका जो सेकेंड एडवांटेज है, जो हाइड्रेटेड कॉपरस था वो वर्क करता था pH 8.5 और उससे अबव में, लेकिन ये जो हमारा क्लोरीनेटेड कॉपरस है ये वर्क करता है हमारा हाई pH रेंज में। मीन्स जो अगर लार्ज pH रेंज भी हमारे पास अवेलेबल है तो ये उसमें भी वर्क कर सकता है, लेकिन जो हमारा हाइड्रेटेड कॉपरस है वो वर्क करता है 8.5 और अबव में। सो इसमें हमको लाइम का एडिशन करना पड़ता है, बट हमारा जो क्लोरीनेटेड कॉपरस है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। सो ये इसका सेकेंड एडवांटेज है, वर्क्स इन। नेक्स्ट है हमारा सोडियम एल्यूमिनेट, दैट इज Na2Al2O4। सो हमारे पास वाटर में क्या प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड्स अगर प्रेजेंट है इस तरीके से टेम्पररी या परमानेंट हार्डनेस के फॉर्म में अगर ये प्रेजेंट है, CO3 2- SCO3- SO4 2- Cl-। सो इसको हम रिएक्ट करा देंगे सोडियम एल्यूमिनेट के साथ, दैट इज इसका केमिकल फॉर्मूला है Na2Al2O4। सो जो सोडियम है वो इन आयंस के साथ रिएक्ट कर जाएगा और कैल्शियम का कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा CaAl2O4 और सोडियम रिएक्ट हो जाएगा इन आयंस के साथ। सो ये बहुत इफ़िशिएंटली वर्क करता है, लेकिन इसको हम यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि ये कॉस्टली पड़ता है। एंड नेक्स्ट इसका जो बिगर एडवांटेज ये है कि ये टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस दोनों को रिमूव कर देता है। सो इसमें क्या होता है, एल्कनिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने हाइड्रेटेड कॉपरस में पढ़ा था लाइम की ज़रूरत पड़ती है एल्कनिटी के लिए, बट इसमें हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती जब हम इसको यूज़ करते हैं वाटर में। सो ये वर्क करता है जनरली pH रेंज 6.6 to 8.5। सो इसमें क्या होता है, ये ज़्यादा pH में वर्क, ऐसा कुछ नहीं है कि ये ज़्यादा pH में ही वर्क करेगा, या ये जो नॉर्मल वाटर प्रेजेंट होता है हमारे पास ये उसमें वर्क कर लेता है। सो जो सोडियम एल्यूमिनेट होता है वो नॉर्मल जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है वहाँ यूज़ नहीं किया जाता। जनरली इसको बॉयलर के केस में हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ हमको टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस दोनों को रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा लाइम। सो इसको हम तब यूज़ करते हैं जब पानी में फॉस्फोरस या अमोनिया का कंसेंट्रेशन परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा है, तब हम लाइम का यूज़ करते हैं। या अगर हमको फॉस्फोरस या अमोनिया एक लिमिट से ज़्यादा है उनको रिमूव करना है, तब हम लाइम का यूज़ करते हैं। सो इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो हो जाएगा 10Ca2+ प्लस PO4 3- प्लस 2 टाइम्स ऑफ OH-। ये रिएक्ट करते हैं pH 9.5 से अबव में। सो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है जो कि प्रेसिपिटेट हो जाता है, जिसको हम रिमूव कर सकते हैं सेडिमेंटेशन टैंक से। सो इस वीडियो में हमने सेडिमेंटेशन विथ कोआगुलेशन को डिस्कस कर लिया है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।